Hello friends. So today we will start our second part of our ninth standard history and political science. But we will start our political science chapter number 1, post World War political development. मैंने आपको अब तक सिर्फ 4 चैप्टर्स हमारे हिस्ट्री के बारे में बताया. अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, अब पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरह से हुई उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. राइट. So let us start our chapter. What will be changes happen in after a world war और political systems किस तरह से develop हुई, क्या क्या changes हुए, किस तरह से economical conditions खराब हुई, वो भी हम देखेंगे. So look at the page number 57. Let us revise. अब आपने अगर 8 में देखा है तो 8 आपको civics chapter civics था, तो 9 से आपको political science start होता है. political science क्या, तो 8th में आपको सिविक्स में आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, गवर्नमेंट किस तरह से स्ट्रक्चराइज हुई, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था हमारा, उनके बारे में आपने पढ़ा. राइट. नाउ इन 9th स्टैंडर्ड वी हैव सीन अबाउट द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, मीन्स पॉलिटिक्स किस तरह से, सेम हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये भी जोग्राफिकल कंडीशंस से रिलेटेड है. हमने जोग्राफी में वर्ल्ड के बारे में अंडरस्टूड किया, तो सेम इसी से रिलेटेड हिस्टोरिकल स्टडीज किस तरह से हमारे पॉलिटिकल साइंस को डिपेंड करती है, इवेंट हमारे कैसे हैं वो हमें पता चलेगा. इन द सिविक्स टेक्स्ट बुक टिल नाउ वी हैव स्टडी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. हमने सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ा, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, हमारा गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर क्या था, उनके बारे में हमने सिविक्स में पढ़ा. In this class we are going to study Indian relation with the world. अब यहाँ पॉलिटिक्स देखा जाए तो हम हमारे देश का रिलेशन बाकी देशों के साथ या बाकी कंट्रीज के साथ, वर्ल्ड के साथ किस तरह का है, किस तरह का रिलेशन मेंटेन होता है, वो हम पढ़ेंगे. You must have understood world geography through the study of geography. You must have become familiar with the global historical event through the study of history. अब हम ग्लोबल हिस्ट्री अगर हिस्टोरिकल इवेंट्स देखें तो हम हमारे हिस्ट्री के स्टडीज को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ. राइट. Now through the study of political science, we are going to study India's relation with the world and some major global issues. अब अगर हम देखें, हम अगर पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं तो हम हमारी इंडिया का रिलेशन बाकी वर्ल्ड्स के नेशंस के साथ किस तरह का है, उनका ग्लोबल इश्यूज किस तरह से हैंडल होते हैं, क्या क्या होता है, किस तरह के व्यवहार होते हैं, वो हम देखेंगे. वी आर डिपेंडेंट ऑन अ डिफरेंट पर्सन, इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी फॉर अ डिफरेंट रीजन एंड फॉर अ डिफरेंट फैसिलिटी. अब अगर हम देखें कि हम एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, अगर मैं आप पे डिपेंड हूँ तो आप मुझ पे डिपेंड हो, हम कह सकते हैं ना, हमारी सोसाइटीज, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से वो एक दूसरे से, हम कह सकते हैं ना, व्यवहार करते रहते हैं, उनका चलता रहता है, चलन चलता रहता है. और सोशल लाइफ इज इंटरडिपेंडेंट एंड म्यूचुअल कॉर्पोरेशन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इट. अब अगर देखा जाए तो हमारे इंटरडिपेंडेंट, हमारी जो सोशल लाइफ है उसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, हमारा एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना, एक दूसरे को समझना बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, एक दूसरे पर डिपेंड करता है, बहुत महत्वपूर्ण भाग कहलाता है. Just as it is true about an individual society, it applies to different nation as well. There are many independent nation in the world like India. और इसी वजह से अगर देखें कि बहुत से देशों ने ऐसा अप्लाई किया है, एक दूसरे पे डिपेंड करना, एक दूसरे के साथ ट्रेड मार्क करना, एक दूसरे के साथ बिजनेस करना. अगर आपको एग्जाम्पल दूं मैं तो, कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल है आपको रेफेल का. देखिए, अब कुछ महीनों से रेफेल के बारे में चल रहा था, हमारे यहाँ फाइटर प्लेन्स आए 5 जो अम्बाला में उतारे गए, वो भी हमारे यहाँ के पायलट जाके वहां से लेके आए. तो हमारे देश में, हमारी इंडिया उन चीजों की, क्योंकि हमारे यहाँ फाइटर प्लेन्स का उत्पादन नहीं होता, इस वजह से हम फ्रांस पे डिपेंड थे. फ्रांस की कंपनी थी जिसने वो एयरक्राफ्ट बनाए जो हम लेके आए. तो इस तरह से हमारा ट्रेडिंग हुआ, हम उन पे डिपेंड है कुछ चीजों के लिए, वो हम पे डिपेंड है. कुछ चीजें हम हमारे बाहर के देशों से मंगाते हैं, हमारे देश से उनके पास जाती है, ऐसे बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट होती है, इम्पोर्ट होती है. राइट. There are many independent nations in the world like India. इंडिया भी एक इंडिपेंडेंट नेशन है, हम कह सकते हैं इंडिया डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग कंट्री कह सकते हैं. सम एक्सचेंज एंड इंटरेक्शन गोज ऑन बिटवीन देम कंसिस्टेंटली. और इसी वजह से क्या होता है, बहुत सी चीजें एक्सचेंज होती है, एक दूसरे से रिलेट होती है. These independent state also enter into territories with each other. अब एक दूसरे के साथ व्यवहार करना कह सकते हैं, बिजनेस करना. A system of all these independent Soviet regions state come up. We call it international system.
लेट अस गेट टू नो सम फीचर्स ऑफ दिस इंटरनेशनल सिस्टम। अब हम इनके बारे में कुछ इंटरनेशनल फीचर्स के बारे में जानकारी। अब हमारा पहला मुद्दा है इंटरडिपेंडेंस। अब इंटरडिपेंडेंस मीन्स एक दूसरे पर डिपेंड करना, कह सकते हैं ना, एक दूसरे की जरूरत, एक किसी न किसी कारणवश हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती ही है, और इस वजह से हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर वन रीजन और द अदर। एक नहीं तो एक वजह से हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। हर राज्य में भी वही, हर कंट्री का भी वही नियमावली है कि वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, राइट। However, big purpose or developed a nation may be, it can never be self-sufficient about all its need. अगर देखा जाए तो हर राज्य कह सकते हैं, हर नेशन है, वो खुद सब कुछ उसके पास अवेलेबल नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ नीड उसकी होती है जो बाहर की कंट्रीज से या बाहर के नेशन से उसे डेवलप या अप्लाई करनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। इवन बिग नेशंस हैव टू डिपेंड अपॉन अदर बिग एंड स्मॉल नेशंस। और जो बड़े बड़े नेशंस है वो भी छोटे छोटे नेशंस पे डिपेंड होते हैं, जो छोटे छोटे नेशंस है वो बड़े बड़े नेशंस पे डिपेंड होते हैं। हम कह सकते हैं ना, आदान प्रदान ये संस्कृति ही है कि हमें एक दूसरे पर डिपेंड होना ही पड़ता है। Thus, interdependence is an important feature of an international system that is today's global system। और यही वजह है कि इंटरडिपेंडेंट ये सबसे महत्वपूर्ण भाग कह सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम का, कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी एक दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है, एक दूसरे से आदान प्रदान करना पड़ता है, एक दूसरे से व्यवहार करने पड़ते हैं, ट्रेड्स करने पड़ते हैं। आई वंडर, अगर मैं एक विद्यार्थी होता, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या क्या सवाल आ सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड दैट बिटवीन नेशंस। अब अगर मैं कहूँ कि जो भी है डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे, या फिर बिटवीन इंडिविजुअल अकेलेपन में, तो क्या नेशंस के ही हो सकते हैं। देन इज देयर सच अ डिवीजन लाइक रिच एंड पुअर कंट्रीज। अगर मैं सोचूं कि ऐसे विभागनी है क्या, जो ये देश बहुत ज्यादा अमीर है, ये देश बहुत गरीब है। जस्ट एज अ कंट्री इज ए गवर्न बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन, इज देयर सम काइंड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एट अ ग्लोबल लेवल। अगर मैं कहूँ इस राज्य में ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन ग्लोबल लेवल पे भी अप्लाई हो सकता है। Who enjoy this supreme position in the international system। अब कह सकते हैं कोई मंत्री कि उसकी पोजीशन क्या होती है, अगर दूसरे देश का मंत्री हमारे यहाँ आता है तो किस तरह से उसकी पोजीशन होती है। तो वो सब चीजें मेरे दिमाग में आती है कि क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। नाउ लुक एट द पॉइंट नंबर सेकंड, दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन थ्रू फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी हमारा सेकेंड चैप्टर है हमारे 9th स्टैंडर्ड का, बट इसमें हमने सिर्फ फॉरेन पॉलिसी क्या होती है और इनका रिलेशन कैसा होता है, मीन्स एक दूसरे पे डील किस तरह से करते हैं, ये एक दूसरे के रिलेशन को किस तरह से मेंटेन करते हैं, वो हम देखेंगे। एवरी नेशन हैज अ पॉलिसी अबाउट इट्स इंटरनल डीलिंग, आपसी का कहते हैं ना, आपसी व्यवहार। ऑल्सो अबाउट इट्स रिलेशन अदर नेशन, सच एज अ पॉलिसी इज कॉल्ड अ फॉरेन पॉलिसी। देखिए अदर नेशंस के साथ इनके रिलेशंस होते हैं, सच अ पॉलिसी इज कॉल्ड अ फॉरेन। और ये क्या है, हमारा आंसर है फॉरेन पॉलिसी। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज मीन बाय फॉरेन पॉलिसी, तो ये आपकी आंसर होना चाहिए। वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन द डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर। हम हमारे सेकंड चैप्टर में फॉरेन पॉलिसीज कैसी होती है, क्या फॉलोअप में क्या अप्लाइज होती है, किस तरह से अप्लाई करनी चाहिए, ये सब हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ लेट डू दिस, कलेक्ट न्यूज़पेपर फॉर अ मंथ एंड टेक कटिंग ऑफ न्यूज अबाउट डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज, क्लासिफाई द न्यूज ऑन द basis of the point given below and put up an exhibition। अभी नीचे जो मुद्दे दिए हैं उनके हिसाब से आपको उनकी कटिंग्स का एग्जिबिट करना है आपकी एक्टिविटी नोटबुक में। दिस इज योर एक्टिविटी नंबर आई थिंक सो फर्स्ट इन पॉलिटिकल साइंस। द विजिट टू आवर कंट्री ऑफ अ पर्सन होल्डिंग इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द अदर नेशन। अब जो भी विजिट करने आता है मंत्री, एक आधा दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आता है, तो उसकी पोजीशन क्या होती है हमारे नेशन में, उसे क्या कहा जाता है। परराष्ट्र मंत्री, जैसे हमारे परराष्ट्र मंत्री जाते हैं तो वो वहां जाने के, हमारे जैसे पहले परराष्ट्र मंत्री पर्रिकर थे जो एक्सपायर हो गए, उनके बाद अभी कौन है, तो वो उस तरह से उनकी पोजीशन वहां पे क्या होती है। टेरिटरी ट्रीट्स साइन बिटवीन आवर कंट्री एंड द अदर कंट्री। अब जो मुद्दे कह सकते हैं ना, जो साइन होते हैं मुद्दे, तो वो उनके बारे में, वो और ये, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कन्वेंट इन आवर कंट्री। अब जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो कॉन्फ्रेंस होती है हमारी कंट्रीज के साथ, जो दूसरी कंट्रीज के साथ, तो वो वो क्या होती है। अभी जैसे कि टेरिटरीज मैंने बताया आपको, संधि जो कहते हैं ना, संधि मिलती है, या जैसे कि हम कह सकते हैं
जो संधियां मिलती है, या फिर हम कह सकते हैं कि अलायंस, जो भी स्कीम्स, जो जंक्शंस, जो कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे देश के दूसरे देश के साथ, किस तरह की डील्स होती है, वो उनके बारे में हम देख सकते हैं। देन एक कॉन्फ्रेंस लेवल पे, जैसे हमारी कंट्री के कुछ लोग, उनके कंट्री के कुछ लोगों के बीच में जो कॉन्फ्रेंस चलती है, या फिर जो मुद्दे मुद्दे डिस्कस होते हैं, इवेंट विद रिस्पेक्ट टू आवर नेबर कंट्रीज, और जो भी कारोबार, जो भी रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए जो रिस्पेक्ट होता है, वो हमारा किस तरह से होना चाहिए। नाउ लुक एट द पेज नंबर 58, बैकग्राउंड। अब हमारे देश का बैकग्राउंड किस तरह से था, हमारे देश को किस तरह से शेप अप किया गया, किस तरह से हमारे देश में चेंजेस आए, वो हम देखेंगे। द वर्ल्ड in which we lived today has been shaped through the many events and development। अब जो हमारा देश है आज जो है, वो पहले से चला रहा है, मीन्स बहुत से बदलाव, बहुत से शेप, मीन्स बहुत से चेंजेस उसमें हमने देखे। हेंस वी नीड टू गो बैक टू हिस्ट्री इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड टूडेज वर्ल्ड। अगर हम हिस्ट्री देखें तो आज का वर्ल्ड और तब का वर्ल्ड में कितना बदलाव, कितने डेवलपमेंट हुए, कितने चेंजेस हुए, वो हम देखेंगे। We know that 2 world were fought in the last century। अगर हम देखें कि लास्ट सेंचुरीज में, पहले की जो हमने सेंचुरीज देखी, उसमें 2 महायुद्ध हुए। उन 2 महायुद्धों के दरम्यान हमारे देश को कितनी जनहानि हुई, कितना आर्थिक नुकसान हुआ, किस तरह का नुकसान हुआ, वो हम देखेंगे, राइट। There were the most important event in the world in that century. The world completely changed because of them. New current of thought emerged. Let us understand what else happened due to this world war। अब हम देखेंगे कि किस तरह से उस सेंचुरी में क्या क्या हुआ, कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, क्या चेंजेस हुए, किस तरह से चेंज हुए, न्यू करंट्स किस तरह से थॉट इमर्ज हुए, क्या क्या हुआ, हम वो समझने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड वॉर में। नाउ लुक एट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इट विल बी स्टार्ट ऑन 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918। मीन्स 28 जुलाई 1914 से लेके तो 11 नवंबर 1918 तक पहला महायुद्ध चला। मेजर कंट्रीज ऑफ यूरोप टुक पार्ट इन इट। अब सबसे बड़ी जो कंट्री थी यूरोप थी, वो उसमें पार्टिसिपेशन, मीन्स वो सबसे बड़ा ये था। यूरोप had a very central place in the international global system at that time। और यूरोप जो कंट्री थी, वो सबसे कह सकते हैं ना उस समय एकदम ट्रेमेंडियस, कह सकते हैं कि वो ग्लोबल लेवल पे थी। द वॉर कॉज्ड अ ट्रेमेंडियस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उस समय हमारे जनहानि के साथ साथ प्रॉपर्टीज के भी बहुत मात्रा में नुकसान हुए। द कंट्री विच जॉइंड द वॉर सफर्ड ट्रेमेंडियस इकोनॉमिक लॉस। और जो जो कंट्रीज ने इसमें ज्वाइन किया, उनका इकोनॉमिकल लॉस के साथ साथ लाइफ का भी बहुत लॉस हो। इवन द कंट्री विच डिड नॉट ज्वाइन द वॉर वेर इम्पैक्टेड बाय द वॉर। और जो कंट्रीज ने उसमें ज्वाइन नहीं किया था, वो भी, उन पे भी बहुत मात्रा में उसका प्रादुर्भाव हुआ। द इकोनॉमिक्स ऑफ द विक्टोरियस एज वेल एज द लूजिंग कंट्रीज कोलैप्स्ड। और इसी वजह से क्या हुआ, बहुत सी कंट्री कोलैप्स मीन्स खत्म, समाप्त हुई। नाउ कंट्री इन्वॉल्व इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन सी कंट्री एक दूसरे के खिलाफ थी? एलाइड पावर, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इंडिया, इटली, अमेरिका, एंड सेंट्रल पावर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमा एम्पायर एंड बल्गेरिया। At the end of the first world war, जब पहला महायुद्ध खत्म हुआ, all the nation felt that such a war should not happen again, some major need। और पूरे देश का मानना यही था कि फिर से ये युद्ध नहीं होना चाहिए, again it will be not needed to achieve the end। क्या खत्म हुआ, इसकी वजह से क्या नुकसान हुआ? An international organization called the League of Nations। और उसी दरमियान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक नियम बनाया, लीग ऑफ नेशन वाज एस्टैब्लिश आउट ऑफ दिस थिंकिंग। उनके इससे थिंकिंग से, मीन्स उससे जन्मा ये कि ये एक लीग ऑफ नेशन है, जिससे हम हमारे वर्ल्ड वॉर के दरमियान शांति का प्रसार करें। It became an important platform to solve international disputes and carry over negotiations। और ये जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, इसमें क्या था कि जो ये सॉल्व करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, ये प्लेटफॉर्म था दिया एक उनको कि ये जो भी मुद्दे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उससे किस तरह से निगोशिएट, उसमें किस तरह से निगोशिएशन हो सकता है, कैसे बदलाव हो सकते हैं। The main responsibility of the League of Nations was understood to be to avoid war। और इस लीग ऑफ नेशन का सबसे मेन मुद्दा क्या था कि किस तरह से युद्ध को अवॉइड किया जाए। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, मेजर चेंजेस अबाउट इन यूरोप एंड आउटसाइड यूरोप। और वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो चेंजेस दिखाई दिए यूरोप में और आउटसाइड यूरोप में, यूरोप के बाहरी देशों में। फॉर एग्जाम्पल, अर्लियर एम्पायर्स इन द यूरोप कोलैप्स्ड। और जो यूरोप के पहले एम्पायर थे, वो क्या हो गए, कोलैप्स्ड, और छोटे छोटे नए नेशंस खड़े हुए। Many European countries had their colonies in the continent of Africa and Asia। और इस कॉन्टिनेंट जो था हमारा
कह सकते हैं ना, छोटे छोटे अफ्रीका और एशिया खंड में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन दिस कॉलोनीज, और ये क्या हुआ, ये मूवमेंट स्टार्ट हुई इंडिपेंडेंस, खुद पे कह सकते हैं ना एक स्वतंत्रता। दीज मूवमेंट्स चैलेंजेस द हेगमोनीज ऑफ द यूरोपियन नेशंस, और इन्होंने चैलेंज किया यूरोपियन नेशंस। League of Nations was established after the First World War to establish peace, but it did not succeed at a prevent war. और ये लीग ऑफ नेशन किस लिए स्थापित किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद शांति स्थापित की जाए, बट ये सक्सेस नहीं हो पाया। Autocratic regimes came up in Germany, Italy, Spain, and other countries. All this development culminated in the Second World War. और इसी वजह से क्या हुआ, जर्मनी, स्पेन, इटली जो थे उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ डेवलपमेंट की, मीन्स दूसरा महायुद्ध, जो कि 1939 से लेके तो 1945 तक चला। मीन्स इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 सितंबर 1939 टू 2 सितंबर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। Think and write. You have to think about this and you have to write in your activity notebook. That is your second activity. The autocrat dictatorial regimes of the Hitler came up in Germany. अभी हिटलर जो जर्मनी का राजा था, कह सकते हैं ना, हिटलर एक राजा, एक ऐसे के उसका जो था। What would have happened had the democratic traditions been strong in Germany? What precautions should we take in order to prevent the rise of autocratic regimes? अब उसमें क्या रीजन थे, ये आपको आपकी एक्टिविटी में दर्शाना है। What is your opinion? अब आपका ओपिनियन बताना है लीग ऑफ नेशन के लिए कि लीग ऑफ नेशन फेल क्यों हुआ, वो क्या चाहता था, उसके मेजर प्रिवेंट्स क्या थे, वो वॉर को किस तरह से रोकना चाहता था। तो it is your opinion, you have to write it in your activity notebook. That is your third activity. Second World War. The Second World War was fought between 1939 and 1945. अब देखिए मैंने आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ। It provides to be far more destructive than the First World War. But ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ये फर्स्ट महायुद्ध से भी बहुत ज्यादा हानिकारक और नुकसानदायी था। Not only was it more whispered compared to the First World War, but also more advanced technology was employed in the war. Country which took part in the Second World War once again faced a situation of economic crisis. इस वर्ल्ड वॉर वजह से क्या हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, इस वजह से बहुत सी कंट्री इसमें थी और इस वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस फेस करने पड़े उन कंट्रीज को। Let's write. The Second World War was fought between 1939 and 1945. What events were unfold in India during this period? What was the effect of the Second World War on India? अब आपको ये आपकी activity means this is your fourth activity. You write in your activity notebook. Country involved in the Second World War. अब Second World War में कौन सी country किसके अपोज में थी? Allied power Britain, France, Australia, Canada, New Zealand, India, Soviet Union, China, America, and Axis power Germany, Japan, Italy. अब ये Axis power में थे। America played a major role in the Second World War. It had manufactured nuclear weapons. In order to end the war, it dropped 2 nuclear weapons on 2 cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki, on 6th and 9th August 1945 respectively. अब जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, इसमें सबसे मेजर रोल किसने किया फॉलोअप में? अमेरिका। और अमेरिका एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला राज्य था जहाँ पे उन्होंने एक न्यूक्लियर वेपन्स मीन्स उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स मैन्युफैक्चर किए थे। इन ऑर्डर उन्होंने ऑर्डर किया था कि जब ये युद्ध खत्म होगा तो ये न्यूक्लियर वेपन्स जापान की 2 सिटीज पे गिराए जाएंगे जो हिरोशिमा और नागासाकी थी। अगर आपको याद हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान हिरोशिमा और नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया, उस न्यूक्लियर बॉम्ब का इफेक्ट आज भी वहाँ की जमीन पे है, आज भी वहाँ पे कुछ जमीन बंजर है, आज भी वहाँ के लोगों में कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स है, कुछ बीमारियां हैं जो पता नहीं चलती। Okay, the Second World War was ended with the defeat of Germany in Europe and Japan in Asia. और इसका सबसे ज्यादा डिफेक्ट किस पे हुआ? जर्मनी और जापान पे। Among the many events that took place in the World War after the Second World War was the beginning of the Cold War. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसी दरमियान अमेरिका कह सकते हैं या सोवियत यूनियन हो सकता है, उनके बीच में कोल्ड वॉर छिड़ा। अब ये कोल्ड वॉर क्या होता है? तो ये शीत युद्ध कहते हैं जिसे, कि जो शांतिपूर्वक होता है लेकिन पता भी नहीं चलता कि युद्ध हुआ है। Let us take stock of a few changes in this period. अब हम देखेंगे कि कोल्ड वॉर 1945 से 91 इट इज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ कोल्ड वॉर। ये बहुत बड़ा कह सकते पीरियड था जब ये कोल्ड वॉर चला। इसमें क्या क्या चेंजेस हुए, किस तरह से हुए, ये हम देखेंगे। इन अ सेकेंड पार्ट वी विल सी द कोल्ड वॉर, व्हाट इज अ कोल्ड वॉर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कोल्ड वॉर, किस तरह से इसके इफेक्ट हुए, बायोपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड क्या हुआ,
ये हम हमारे सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। व्हेन यू लाइक माय वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। प्लीज लाइक माय वीडियो। थैंक यू।